सिरसा के लोकप्रिय सांसद पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी आप सभी के बीच में आए हैं। हमारे जो लोकसभा में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बिल अपनी भाजपा सरकार लेके आई थी उनको महिला का अपना दिखाते हुए, महिला विरोधी नीतियां दिखाते हुए हमारे विपक्षियों ने उस बिल को पारित होने से रोका, उस बिल को गिराया। उस बिल के स्वरूप आज हमारे सांसद महोदय आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे उनके साथ हमारी बहन जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भावना शर्मा जी, हमारे जिला के महामंत्री श्री अंबर जी, हमारे सीएम इंडो एमिनेंट पर्सन विष्णु शर्मा जी और जिला कार्यालय इंचार्ज हमारी बाकी सभी साथी बहनें, महिला मोर्चा पूरी आपके सामने आज आई हैं। तो मैं हमारी आदरणीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि 16 तारीख को 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को जो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, तो उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको लेकर आया गया था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो है उसको प्रेजेंट किया था और हम ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसमें अमेंडमेंट था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है तो उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे भी, क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड है और हर कोई पार्टी, हर कोई दल ये चाहता है कि महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का सपोर्ट उनके साथ रहे। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि सबके सब दल जो हैं वो हमें पूरा समर्थन करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि कितना उत्साह महिलाओं को इस बिल को लेकर था। और उससे पहले, उससे 2 ही दिन पहले जब मेरा यहाँ पर सिरसा में आगमन हुआ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हम लोगों ने एक पद यात्रा निकाली थी और हजारों हजार संख्या में उसके अंदर महिलाएं जो हैं, और वो खासकर जो हमारी बेटियां हैं, जो युवा हैं, जिनकी एक महत्वाकांक्षा ये थी कि हम लोग भी जो है वो कल को राजनीति के अंदर पदार्पण कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आप लोगों को मालूम ही है कि महिलाएं जो हैं हर फ्रंट पे आज जो है वो अपना परचम लहरा रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये जागृति महिलाओं में उन्होंने जब 2014 के अंदर बागडोर संभाली और नेतृत्व में जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले अपने उद्बोधन में जब उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है वो इज्जत से रहने का हक है, उनकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और ऐसे उसमें उन्होंने जब शौचालयों से बात शुरू की थी कि हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें जगह जगह पर शौचालय बनाने। और उसके बाद आप ये देखिए कि लगातार जब से हमारी सरकार है, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, अब 2024 की बात करें, एक के बाद एक जो स्कीम है वो कितनी ऐसी हैं जो महिलाओं से ओरिएंटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं से कंसर्न है। चाहे हम इसमें जो है उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम इसके अंदर जो है जो महिलाओं के लिए हर घर जल की बात करें, तो बहुत सुविधाएं जो हैं हमारी सरकार में आने के बाद महिलाओं को मिली। लेकिन अब हमारी सरकार की कोशिश ये थी, हमारी सोच ये थी कि महिलाओं को सशक्त तो हमने किया, लेकिन अब जरूरत है कि उनको राजनीति के अंदर भी सशक्तिकरण जो है उनका हो और राजनीति के अंदर भी उनको मौका मिले। तो इसी बात को लेकर जो 16 अप्रैल को बिल लेकर आए गए, जिसमें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये कहा गया कि उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया और एक एक करके अपनी बात को रखा, और माननीय आपने देखा होगा गृह मंत्री जी ने जब उनसे सवालात किए, वेणुगोपाल जी ने जब उनसे क्लियर कट पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, आप जो बात कह रहे हो हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन आप महिलाओं को इस 33% जो आरक्षण है इससे वंचित ना रखें और इनको महिलाओं को आप भी जो है सभी दल इसमें समर्थन करें। लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से, और बल्कि मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहुत सी महिलाएं ये चाहती थी कि ये जो अधिनियम है ये उनसे रिलेटेड है, तो हम भी पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये देखना चाहती हैं कि किस तरीके से बहस होती है और किस तरीके से ये पास होता है। तो हरियाणा की बहुत सी महिलाएं जो हैं उनको भी हमने उस दिन जो है पार्लियामेंट में विजिट करवाया। और लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने जिस तरीके से जो है वो इस अधिनियम के खिलाफत में एकत्र हुए वो लोग, उनको उनको इकट्ठा तो होना चाहिए था इसके समर्थन में,
लेकिन इसके खिलाफ जो है सबके सब इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है ये बिल पास होने नहीं दिया। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आप लोग जो है वो चौथा स्तंभ होते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ये जनता के हर नागरिक तक, हर महिला तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारी सरकार जिस तरीके से चाहती थी 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, तो उस बिल को किस तरह से सभी विपक्षी दलों ने मिलकर जो है उसको गिराने का काम किया। तो हम आपके माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और आने वाले समय में विपक्षियों को इस बात की जो है वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि महिलाओं ने मन में इस बात को रखा है और आने वाले समय में वो इसका सबक जरूर सिखाएंगी विपक्षी दलों को। क्या वजह क्यों है कि विपक्षी पार्टी ने इसको पास होने से? देखिए, वजह जो है, वजह बिल्कुल कोई नहीं है। वो बिल्कुल चाहते तो पास कर सकते थे। सरकार ने इतना अच्छा इसके अंदर प्रोविजन रखा था कि हम जो है इसको 50% के अकॉर्डिंगली एक प्रपोर्शन के हिसाब से सब जगह पर बढ़ा देते हैं और ऐसे उसमें संख्या टोटल 816 के करीब हो रही थी। आप सोच के देखिए कि 816 के अंदर अगर 33% जो है 1/3 महिलाओं को मिल जाता तो कितनी भारी संख्या महिलाओं की जो है वो लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी महिलाओं को रिजर्वेशन के तौर पर मिल जाती और कितनी भारी संख्या में महिलाएं जो सी हैं वो अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करती। लेकिन उन्होंने जो है इसको माना नहीं और ये जो है बिल पास नहीं हो पाया। विपक्ष का आरोप है कि ये महिला आरक्षण के लिए था सीमन के थे। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब सितंबर 2023 में ये बिल पास हुआ था, सर्वसम्मति से हुआ था, उस समय में ये कंडीशन रखी गई थी। जब ये बिल पास हुआ था उस समय भी तो विपक्षी दलों को पता था ना कि ये कंडीशन इसमें रखी हुई है, क्योंकि मैं तो खुद उसकी विटनेस रही। और जबकि मैं ये कहना चाहूंगी कि नई जो संसद थी उसके अंदर सबसे पहला बिल जो पास हुआ था वो यही बिल पास हुआ था और उसमें भी हमारी संगठन की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, आई वॉज द फर्स्ट वुमेन, पहली महिला जो है इस बिल के ऊपर बोलने वाली मैं ही थी। मैंने इसको बहुत बारीकी से सब चीजों को समझ के, और तब जो है ये लिखा गया था उस समय में कि सेंसस होगा और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद जो है रिजर्वेशन लागू होगा। लेकिन हमारी सरकार ये चाहती थी कि 2024 में जब हो नहीं पाया तो 2029 में कम से कम ये हो जाए और इसके लिए उन्होंने वो उन कंडीशंस को दरकिनार करते हुए ये कहा कि भी ठीक है, हम इतना कर देते हैं कि अब 50% एक, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन एक एजेंडा तो लेके आना पड़ेगा। ये 50% जो है, जैसे सपोज हम ये मान के चलते हैं जैसे हमारे यहाँ पर 10 है तो 10 में इसका 50% कितना हुआ, 5 हुआ, तो इसमें 5 और ऐड करके टोटल 15 सीटें जो है वो हम लोकसभा की यहाँ पर कर देते हैं। तो यही फॉर्मूला जो है सभी राज्यों के अंदर लगाकर हमारी सरकार ने ये कहा कि इस तरीके से 816 के अराउंड पड़ती थी, उसका अगर 33% आप करते हैं तो महिलाओं को रिजर्वेशन वो मिलना चाहिए और इसी कैलकुलेशन को सभी विधानसभाओं के अंदर भी लागू करने का हमारी सरकार ने सोचा था। तो इसमें गलत क्या है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? लेकिन देखिए, आप उन्होंने नहीं मानी इस बात को, क्योंकि अब क्या उनकी मंशा है, क्या सोचकर उन्होंने जो है महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर और महिलाओं के अंदर खासकर निराशा है इस बात को लेकर। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कंडीशंस 23 में रखी थी उन कंडीशंस को कुछ तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें तो ये था कि पहले सेंसस होगा फिर परिसीमन होगा और उसमें टाइम लंबा लगना था। तो जब एक जिसको बोलते हैं ना कि बीच का रास्ता अगर निकाल के लेके आई थी सरकार, तो उसमें देने में क्या दिक्कत है? जी तो लगा ही सकती थी आपकी पार्टी 33% क्यों नहीं रिजर्वेशन दी? पहले ही रिजर्वेशन दे दो, आपको कौन? देखिए, ऐसा है कि वो हर पार्टी का अपना एक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, अपने एक इंटरनल सिस्टम होता है और संगठन के अंदर तो हमारे जो है वो रिजर्वेशन है ही। हमारे संगठन में तो आप देखिए कि जो है महिलाएं, अभी आप देखिए कि यहाँ हमारी जिला अध्यक्षा बैठी हैं और पूरा का पूरा हमारा मोर्चा, महिला मोर्चा का, उसकी एक बानगी अगर आप पिछली वीडियो निकाल के देखें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का इन सब लोगों ने मिलकर, महिलाओं का ही तो कार्यक्रम था वो पदयात्रा के अंदर जिस तरीके से महिलाएं जो है एकदम से पूरा उमड़ कर आई थी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं जो है वो कितना उनको हमारी पार्टी में, संगठन में प्रेफरेंस मिलती है। विपक्ष हमेशा दावा करता है कि नारी के उत्थान के लिए विपक्ष एकजुट है, अच्छा काम करता है। हालांकि बीजेपी जब महिलाओं के विरुद्ध कोई भी स्टेप उठाती है तो करती है, लेकिन अब जो महिला का जो बिल या पास नहीं हुआ, किस तरह का रवैया होगा? किनका? विपक्ष
विपक्ष का तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जब एक कोई कैलकुलेशन करके सरकार इतने अच्छे तरीके से लेकर आई थी बिल को, इसके अंदर जो है 50% का क्राइटेरिया रख के पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उनमें जो लोकसभा की सीटें बढ़ती उसके हिसाब से टोटल 816 होती। वही फॉर्मूले को अगर हम विधानसभा में भी लागू करके करते तो बहुत जल्द जो है हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को मौका मिलता और 2029 के अंदर ये सुनिश्चित हो जाता कि अब इसमें 816 जो टोटल संख्या होती उसके 33% के हिसाब से महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता। लेकिन उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। तो क्योंकि कोई ना कोई, आप देख रहे हैं कि पिछले 27 वर्षों से ये बिल लटका हुआ था और 75 ईयर्स हो गए हैं हमारे देश को आजाद हुए, और उसके बाद से जो 1952 के अंदर केवल और केवल 22 महिलाएं सांसद थी और उसके बाद आज की तारीख में वो संख्या बढ़कर 75 हो गई है, 14%, लेकिन फिर भी ये नेग्लिजिबल। तो क्यों नहीं एक ऐसा बिल लाकर 33% के हिसाब से महिलाओं को प्रॉपर रिजर्वेशन मिलती, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलती। तो मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने जो है वो उनकी जो मंशा है महिलाओं को साथ लेकर ना चलने की, महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व ना देने की, उसी मंशा के तहत जो है इन्होंने इस बिल को पास होने नहीं दिया। प्रधानमंत्री भी संबोधन करते बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी को आगे आना पड़ा इस बात के लिए, क्योंकि उम्मीदें बहुत जबरदस्त थी। आशाएं जो हैं हमारी माताओं बहनों के, हमारी बेटियों के मन में बहुत ज्यादा थी कि अब जो है वो वेट कर रही थी कि बस कितनी जल्दी तरीके से फटाफट जो है वो 2029 आए और उनको 33% का रिजर्वेशन मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी हर तरह के कार्यक्रम के अंदर। तो उनको बहुत जबरदस्त धक्का लगा है, बहुत जबरदस्त निराशा हुई है। तो उस निराशा को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्षमा याचना की। मैडम ये इमीडिएटली क्यों नहीं लागू किया? 23 में लागू कर देते, 29 तक क्यों इंतजार की? नंबर बढ़ जाता है। देखिए ऐसा है कि उस समय में सर्वसम्मति चाहिए थी 2023 में, तो सर्वसम्मति इसी बात पे हुई थी कि पहले सेंसस होगा, फिर परिसीमन होगा और फिर उसके बाद 33% रिजर्वेशन होगा। आपने देखा होगा ना, उस समय तो सर्वसम्मति थी ना। राज्यसभा में तो 100% वोट जो है इनके फेवर में हुए थे। लोकसभा के अंदर मैं भी उस समय उपस्थित थी, केवल 1 या 2 वोट ऐसे थे जो खिलाफत में थे, बाकी सबके सब फेवर में आए थे। तो जब सब सर्वसम्मति, आप देखिए ना, सर्वसम्मति अभी क्यों नहीं हुई? उस समय में सर्वसम्मति इसीलिए हुई क्योंकि वो एग्री कर गए थे कि पहले सेंसस करवाओ, फिर परिसीमन करवाओ, उसके बाद आप रिजर्वेशन दो। लेकिन उसके हिसाब से तो ये बहुत लिंगर ऑन हो जाता, बहुत लंबा चला जाता। तो इसीलिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि क्यों ना हम इस तरह से करें कि 50% के हिसाब से इसको हर जगह पर बढ़ाकर हर राज्य के अंदर 816 बनती है, उसका 33% दे देते हैं और 2029 से लागू हो जाएगा। तो ऐसे उसमें भी अगर वो लोग, और सरकार को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके से 2023 में जो बिल पास हुआ था सितंबर में, उसमें सर्वसम्मति हुई थी, तो इसमें भी सर्वसम्मति होगी। लेकिन उनको लगा कि अगर तुमने सर्वसम्मति दी तो ये तो मिल ही जाएगा महिलाओं को, और वो नहीं चाहते थे कि ये मिल जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि उन सब लोगों ने जो है इसका विरोध किया। विपक्ष नहीं चाहता है रिजर्वेशन मिले महिलाओं को, लेकिन बीजेपी चाहती है। तो क्या ये कानून नहीं बना, लेकिन बीजेपी अपनी पार्टी के इंटरनल जो है, जो टिकटें बांटना है या कोई दिन इलेक्शन है, हरियाणा के अंदर भी अभी इलेक्शन होने जा रहा है, क्या वहां पर बीजेपी महिलाओं को आरक्षण देगी 33% का? देखिए बिल्कुल, जो है बहुत बार बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि अगर कंपटीशन, अगर रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए, तो जो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है वहां पर उसका कंपटीशन महिला के साथ ही होगा। लेकिन अगर रिजर्वेशन नहीं होता है तो बहुत सी चीजें देखी जाती है, विनेबिलिटी देखी जाती है कि जिस कैंडिडेट को हम लेकर आ रहे हैं वो जीत भी सकता है कि नहीं जीत सकता। हम यहाँ से महिला को खड़ा कर देते हैं, लेकिन वहां से कोई पुरुष आ जाता है और उसकी विनेबिलिटी ज्यादा है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इस महिला को सिर्फ इसलिए दे दें क्योंकि महिला को हमें देना है, लेकिन हमारी वो जो है वो सीट निकल जाए और वो सीट विपक्ष में चली जाए, तो वो नुकसान भी तो पार्टी नहीं झेलना चाहेगी ना। तो इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि रिजर्वेशन अगर होती है तो रिजर्वेशन में तो महिला के खिलाफ महिला ही लड़ेगी, लेकिन अगर जब तक रिजर्वेशन नहीं होती है तो तब तक विनेबिलिटी देखी जाती है। तो इसलिए फिर भी हमारी पार्टी की तरफ से जहां कहीं पर भी संभव हो सकेगा वहां पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बात कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष ये बात कहता है कि जो कानून लाने चाहिए, जो पेंडिंग है, जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू होनी, वो आज तक लागू नहीं हुई, उन पर बीजेपी काम नहीं कर रही है, लेकिन अपने मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के जो है अपनी स्कीम्स लेके आती है।
देखिए ऐसा है कि स्वामीनाथन में रिपोर्ट में जो कुछ भी था, आज मुझे लगता है उससे कई गुना बढ़ चढ़कर किसान भाइयों को मिल रहा है। लेकिन वो आयोग चाहे आप उसमें जो इनको कंपनसेशन मिलने की बात है उसकी बात करें, चाहे हम जो फसल बीमा योजना के तहत उनको मिलता है उसकी बात करें। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी जाती है, साल के अंदर किस तरीके से जो है उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा पहुंचता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आज स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो उससे कई गुना आगे बढ़ चढ़कर जो है हमारी सरकार ने काम किया। किस बात का डर है कि वो मॉनिटर क्यों नहीं दे रही है ये सब चीजें जो आप बातें कह रही हैं जी। कि किसानों को बेनिफिट्स स्वामीनाथन से ज्यादा मिल रहे हैं, जी तो ऑन रिकॉर्ड या नहीं, रिटर्न ऑन रिकॉर्ड आप किसानों से जाकर पूछिए। यहाँ पर भी अगर आप सुनिए मेरी बात, खासकर अगर सिरसा में लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा किसानों के खातों में आया। उनको विश्वास नहीं हुआ जब शुरू में उनके खातों में लाखों रुपए आए, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि सरकार के खातों से लाखों रुपए तुम्हारे उसमें जो है अकाउंट में आ रहे हैं। तो आप जाकर पूछिए, सच में जो है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो, चाहे फसल में कोई फसल की खराबी हो तुरंत प्रभाव से, और आप एमएसपी देखिए सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं मिल रहा है तो वो हमारे हरियाणा के अंदर मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश हैं। और जहां कहीं पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस चीज का संज्ञान लेते हैं, स्वयं अधिकारियों को इस बात के लिए ताकीद करते हैं। प्रदेश में कानून 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 हाँ जी, कानून क्यों नहीं है? नहीं देखिए ऐसा है कि वो जो है इलेक्शंस के अंदर क्या होता है क्या नहीं है वो तो उस समय में जो निर्णय लेती है जनता, तो वो हम सबको उसको सर माथे पे रखना चाहिए, है ना। लेकिन जो ये रिजर्वेशन बिल जो था, ये जरूर सभी विपक्षी दलियों को अगर वो पास कर देते तो उससे उनकी मंशा का पता लगता कि वो महिलाओं के साथ हैं कि नहीं है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया जो उन्होंने बिल पास नहीं किया कि वो महिलाओं की खिलाफत में है। तो इसलिए जो है आज हम लोगों का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। मैडम दुष्यंत का काफिला गाड़ियां आगे लगाई जाती है, कैसे देखते हैं मामले को? देखिए उसमें ये सब आप लोग जानते ही हैं जिस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े ओहदे पे आप रह चुके हैं, आप डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और ऐसे उसमें आप जो है वो खुद जाकर किस तरीके से वो खिड़की खोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े ओहदे पर जाकर, इतने बड़े पद पर जाकर आपको अपनी एक डिग्निटी होती है जो आपकी, उसको कहीं तार तार करना चाहिए। अगर आपकी कोई बात है, कोई इश्यूज हैं, तो उनको आप फोन करके बात कर सकते हैं। आप जो है अपने जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे कह के आप बात करवा सकते हैं कि जी आप इनसे बात करिए, इनको हमसे क्या दिक्कत है। तो जो है आप लोगों ने भी खुद भी देखा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतने बड़े ओहदे पर आकर, इतने बड़े परिवार से आप आते हैं जहां पर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल जी को सब आज जो है उनको नमन करते हैं। आप लोगों ने, आपने कभी उनका बिहेवियर देखा ऐसा? कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ऐसा बिहेवियर देखा? उन्होंने हमेशा बहुत ही सज्जन तरीके से, बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से सबके साथ बातचीत की। और तो मुझे लगता है बाकी आप सब समझदार हैं। मैडम आसाम आपने इलेक्शन बहुत नजदीक से देखा, आने वाली 4 तारीख के जब रिजल्ट होगा तो किस तरीके का माहौल आप देखते हैं? देखिए बहुत जबरदस्त वहां पर माहौल था। खासकर मैं ये अगर आपको बताना चाहूँ, महिलाओं के अंदर तो वहां जबरदस्त जो है वो उत्साह था। बहुत से कार्यक्रम वहां पर ऐसे हुए कि जिसके अंदर महिलाओं की संख्या इतनी जबरदस्त थी कि मुझे पूछना पड़ा कि एक कार्यक्रम महिला मोर्चा का है कि जनरल कार्यक्रम। कहते जी कार्यक्रम जनरल ही है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर बहुत जो है भागीदारी करती हैं अपना, और बहुत वहां पर अच्छा माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी। 4 तारीख को कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, बिल्कुल आसाम में फिर से खिलेगा। तीसरी बार फिर से जो है वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा जी है, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।